गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है देखा जाए तो। अगर उसमें जिसको इंडेफिनिट आता है ना उसको डेफिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल एक ही तो डिफरेंस है कि आपको लिमिट पुट करनी होती है। और लिमिट पुट क्या करते हैं, जैसे मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया आप लोगों ने, उसमें फर्स्ट आप अपर लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस साइन, और बाद में क्या कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो। इस तरह से करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, से हम क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी यहाँ पे। तो आप लोग देखो क्या करना है। जैसे क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, आई बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, आर से लेके इन्फिनिटी। इस तरह से कोई आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते हो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो इंटीग्रेशन से आउटसाइड आ जाती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो कांस्टेंट है, क्या क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट लग जाएगी आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो, हालांकि याद भी होना चाहिए, मुझे बताया था अभी आपको याद रखना है ये। तो ये क्या होता है इसका, माइनस के 1 बाई आर। कैसे होता है देखो इधर, इसको चाहो तो आप ये लिख सकते हो इंटीग्रेशन जी स्मॉल एम, ठीक है, इसको लिख सकते हो आर की पावर -2 डी आर। नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला एक्स की पावर एन। क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्या बन जाएगा ये, कैपिटल जी बाहर है आपका, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस R2 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट क्या होगी R2 इन्फिनिटी। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा माइनस में कैपिटल जी स्मॉल एम, ये हो जाएगा आर की पावर -1 अपॉन -1, और आर से क्या होगी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ लिमिट लग जाएगी। और यहाँ देखो क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल एम, तो यह जाएगा माइनस के 1 बाई आर, और क्या पुट कर दोगे आप, लिमिट पुट कर दोगे आर से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो माइनस तो चाहे बाहर निकाल लो क्योंकि पूरे टर्म से माइनस बाहर आ जाएगा, और लिमिट पुट कर दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे आर की जगह, तो आर की जगह पहले इन्फिनिटी पुट किया, फिर माइनस साइन लगाया, और फिर क्या कर दिया 1 बाई आर पुट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी माइनस के कैपिटल जी स्मॉल एम, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 बाई आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस इंटीग्रेशन का। अब देखो यार, अगर आपको ये पता होगा ना कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होता है, तो आप पता अपना कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 40 सेकेंड तक बचा सकते हो। आपके लिए स्पीड मेंटेन करती है। ठीक है, बायो वालों के लिए खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड जो है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, और स्पीड तो सबके लिए भाई वो क्या होती है, मायने रखती है। क्यों रखती है, आप स्पीड बढ़िया है आपकी तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा नंबर अटेम्प्ट होंगे तो आपके क्या होंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो इसमें कोई है नहीं रॉकेट साइंस कि आप स्पीड को क्या करो, थोड़ा इंक्रीज करो। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता और मुझे पता होता कि 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होता है, तो क्या करता मैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये सब लिखता ही नहीं लिखता, डायरेक्ट क्या लिखता, ये लिखता, ये वाला पार्ट, कि ये वाला पार्ट इतना सारा पार्ट में गायब कर जाता, खा जाता है ना, क्योंकि जरूरी ही है। अगर इसमें मुझे 40 सेकंड में लिखने में लगे होंगे तो 40 सेकंड मुझे बचेंगे वो, तो आप डायरेक्ट पता है कि इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हो, डायरेक्ट लिमिट लगाते हो, और आंसर क्या होता, ये आता डायरेक्ट माइनस के जी एम बाई आर। तो यही होता है स्पीड बढ़ाने का। देखो आप जब भी क्वेश्चन करें थोड़ा एक्टिव मोड में क्या करें, थोड़ा स्पीड के साथ किया करें, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ भी है
कि आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से सोचने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स जो होते हैं जनरेट होते हैं, जो मेमोरी क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा उत्पन्न होंगे। और आपने क्वेश्चन कर रहे हो आराम आराम से, है ना, ऐसे आलसीपने से, तो वो भी क्या है, उत्तेजित नहीं होते, इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होंगे, तो ज़्यादा नहीं क्रिएट होंगे। तो जितना जोर आप माइंड पे दोगे तो इसमें ज़्यादा उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स वगैरह जो होते हैं, सिस्टम पूरा वो जनरेट होंगे और आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे। तो चीज़ है, आपका ध्यान रखना इस बात का। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो ये मुझे लगता है कि इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटेंशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लिमिट का अंतर है। जिसको इंडेफिनेट आता है उसको डेफिनेट 100% आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और किया जाए। अगला आपसे पूछे, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स लिमिट 1 to 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स 1 to 4। ठीक है, तो इस चीज़ की लिमिट आपको फाइंड करनी है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन ही करना है, लिमिट की तो बाद में बहुत बात होती है। तो लिमिट पुट इंटीग्रेशन करने बैठे तो डिवाइड वाला रूल तो बताया नहीं सर आप लोगों ने, तो कौन सा बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर मैं रूट एक्स को टी मानता हूं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो इसी को क्या मानो, टी मानो। तो दिमाग क्लिक करने लग जाता है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अपने आप। तो आप करेंगे लेट रूट एक्स इक्वल टू क्या है, टी। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और x का आ जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx अपॉन रूट एक्स अगर निकालें तो क्या बन जाएगा आपका 2dt। तो dx अपॉन रूट एक्स यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2dt। तो हो गया काम अपना कि dx अपॉन रूट एक्स ये जो बन रहा है इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 2dt, और e की पावर रूट एक्स जो बन रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो क्या बन गया देखो यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर t और dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना 2dt। ये बन जाएगा आपका। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आपने ये t में कन्वर्ट कर लिया, या तो पहले इंटीग्रेशन कर लो फिर t की वैल्यू दोबारा पुट करो फिर लिमिट लगाओ। पर एक तरीका और है मेरे पास, एक तरीका ये है, इसको बोलता है लिमिट चेंज, है ना। तो लिमिट चेंज का एक मेथड होता है। देखो यहाँ पे यहाँ से चेंज होती है लिमिट आपकी, तो इसको लिख लेना अलग से। यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है आपको, अब लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज क्यों करनी पड़ गई ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 4 जो है ये लिमिट किसकी है, x की, और हियर इज ए फंक्शन ऑफ t। तो आपको t की ही लिमिट पुट करनी पड़ेगी इधर भी। ऐसा नहीं होता कि उसी लिमिट को आप यहाँ ले आओ तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसमें t की लिमिट पुट की जाए तो लिमिट को चेंज किया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना, लिमिट चेंज कैसे करते हैं आप लोग। तो लिमिट चेंज कुछ भी नहीं है, जो आपने यहाँ पे सपोज किया हुआ है उसी से क्या होती है, लिमिट चेंज होती है। तो कैसे होंगी, व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन t की वैल्यू कितनी बताओ। आप जब यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्ड t की वैल्यू क्या आएगी, √1। तो √1 तो क्या होता है, 1 ही आता है। और दूसरा व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन t इक्वल्स टू, देखो कितने आएगा। जब आप x की जगह 4 पुट करेंगे यहाँ पे इस वाले में तो क्या कितना आएगा, √4 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो जो लिमिट x के लिए 1 to 4 ही, नाउ इट कन्वर्ट इनटू 41 to 2। तो ये वाली आपको यहाँ से 1 से लेकर 2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। अब आप ये समझो ऊपर क्या इंटीग्रेशन दिया था उसको भूल जाओ, आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। जैसे आप लिमिट चेंज कर लेते हो तो आप ऊपर वाले इंटीग्रेशन को भूल जाओ, केवल ये वाला इंटीग्रेशन जो आपने कन्वर्ट कर लिया है पूरा, इस पे कंसंट्रेट करना है। जो इसका आंसर होगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पे कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं। लिमिट इस वाले जो हाथ से जो आप ये लेट कर रहे होते हो चीजों को, उसी से क्या होती है, लिमिट चेंज होती है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू t की आएगी 1 और अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लोअर लिमिट 1 और t की लोअर लिमिट अपर लिमिट इज 2। इस तरह करते हैं। अब बहुत आसान है, देखो यहाँ से 2 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t dt 1 to 2, इंटीग्रेशन t dt 1 to 2, ये आपका बचने वाला है।
तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? e की पावर इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, और 2 तो बाहर चल ही रहा है, पहले लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट लगाते हो। तो पहले आप देखो लिमिट पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट e की पावर 2 माइनस e की पावर 1 ये आ जाएगी। अब यहाँ से ऐसा करो आप लोग 2 बाहर निकाल लो, एक e भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से e कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा e माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e इंटू e माइनस 1, i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e इंटू e माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आंसर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो। दोबारा देख लो इसको क्या करना होता है इसमें, कि आपने जो यहाँ पे सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसमें इसकी लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू और अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू पुट करते हैं और आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये दिया है क्वेश्चन, इस बार इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट dx 1 से लेके चाहे तो 2 मान लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से लेके 2 मान लो, 1 से लेके 2 नहीं तो 0 से 2 मान लो, चलो ठीक है, जो भी आएगा देख लिया। 1 से 2 मान लो ना, लिख दिया जो लिख दिया। सोल्व करना है अपने को, तो भाई इसको सोल्व करना है अपने को। तो ये बहुत आसान है, कोई बिल्कुल टफ नहीं क्वेश्चन ये। तो भाई सबसे पहले वही पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है इसमें। क्यों लगाना है कि भाई डिवाइडेशन वाला रूल है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पर 2x है और dx भी है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे को ही क्या मान लो t मान लो, या फिर ऐसा करो 0 से कर लो, कोई थोड़ा सही लगेगा, 0 से लेके 2 मान लो, लिमिट क्या लगा दो भाई 0 से लेके 2, ये है। डिफरेंशिएट किया जाए दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx, 1 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से x dx जो आएगा कितना जाएगा यहाँ पे dt बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x dx जो आएगा dt बाई 2 आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करो इसको, सब्स्टिट्यूट। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये ही क्वेश्चन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन फॉर, तो चलो ठीक है, x dx क्या बन गया आपका t बाई 2 dt बाई 2, और ये रूट क्या बन गया t बन गया पूरा, ये हो गया। ठीक है, अरे भाई ये पूरा क्या बन जाएगा t बन जाएगा ना, यहाँ पे इस पे रूट लग जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या बना ये आपका, ये बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बार कटेगा ये, और बचेगा 1/√t और dt। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब यहाँ पे ये t का फंक्शन है, तो t की ही लिमिट होनी चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ से आपने सपोज किया हुआ है वहीं से क्या होती हैं लिमिट चेंज होती हैं, लिमिट चेंज। तो लिमिट चेंज बहुत सिंपल है, व्हेन लोअर लिमिट कितनी है x इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू, बताओ कितना आएगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू करस्पॉन्डिंग उसके कितनी होगी, इस वाली चीज पर कंसेंट्रेट करो। व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करोगे आप लोग यहाँ पे, तो 0 + 1 इक्वल टू क्या आएगा t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे पुट कर दोगे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 2 पुट करोगे, व्हेन x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करोगे, तो अपर लिमिट ऑफ t कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, देन t इक्वल टू 5। तो ये आपकी t इक्वल टू 5 आ जाएगा, देन t इक्वल टू 5, ये चीज है। तो आपकी लिमिट चेंज हो गई भाई, कि यहाँ पे जो लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट 0 के करस्पॉन्डिंग t की लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट 2 के करस्पॉन्डिंग t की लिमिट कितनी है 5, तो 1 to 5 आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी लिमिट आ जाएगी। ठीक है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना है बस। यहाँ पे 2 है और इसको चाहे तो आप लिख सकते हो टी की पावर माइनस हाफ और डी टी, इंटीग्रेशन 1 से लेके 5। अब आप ऊपर वाला भूल जाओ क्या है, इसका आंसर जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आप लिमिट चेंज कर चुके हो। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 5। ठीक है, 1 से लेके 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो बाहर है ही आपके पास, यहाँ हो जाएगा टी की पावर हाफ और यहाँ पे 1/2 और लिमिट बचेगी 1 से लेके 5। तो यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 और यहाँ हो जाएगा रूट टी और 1 से लेके 5। तो 4 तो चल ही रहा है बाहर, पहले अपर लिमिट पुट करो √5 और माइनस में √1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 कॉमन है, √5 - 1। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, 4 × √5 - 1। तो इस तरह से आप लोग लिमिट चेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, लिमिट चेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, तो ये ध्यान रखना है आप, ये बात, लिमिट चेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इधर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है भैया, देखो क्या क्वेश्चन है। आपको लिमिट फाइंड करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना आप लोग, जो कि बायो वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैथ वालों के लिए है वो क्वेश्चन, मैथ वालों के लिए उसे वो करा रहा हूँ बस मैं यहाँ पे, कि इस तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने कि I = इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा ई की पावर सेक थीटा का रूट और डी थीटा, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और लिमिट दी है 0 से लेके π/3। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से चलो इसको यहाँ पूरा ले लेते हैं, यहाँ पर ही ये क्वेश्चन इधर से, यहाँ से पूरा बड़ा क्वेश्चन है तो इधर से लिखता हूँ इसको शुरुआत से। देखो क्या है बच्चों, ये दिया हुआ I = इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा और e की पावर सेक थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है डी थीटा, और लिमिट लगा रखी है 0 से लेके शायद π/3, ऐसा कुछ शायद क्वेश्चन है सीट में, शायद मेरी याद है जितना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है, तो देखते पता चल गया। पहले तो आपको इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो वो तो आसान चीज है। इसमें किसको सपोज करोगे आप लोग, इसमें सपोज करोगे सेक थीटा को। क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा कितना दिया हुआ है, सेक थीटा टेन थीटा, क्या दिया हुआ बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा टेन थीटा दिया हुआ है, तो वही करने वाले, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे, लेट सेक थीटा इक्वल टू क्या मान लो, टी मान लो। अगर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करें आप लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या, डी टी। तो आपको चल गया यहाँ पे जो सेक थीटा डी सी थीटा है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो किसके इक्वल लिखोगे, डी टी के इक्वल। तो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दो, सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेके π/3। ठीक है, ये लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इट बिकम डी टी। तो ये तो हो गया डी टी पूरा, और नीचे क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का रूट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे ई की पावर टी लिखा हुआ है, ये पूरा रूट में ऐसे यूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ई की पावर रूट की पावर हाफ, और हाफ का मतलब हो गया कि 1/2t। इस तरह से इसको लिख सकते हो, इस तरह से ये बात आपको इस तरह से लिखी जा सकती है। तो नीचे जो लिखा हुआ है इसको लिखो आप लोग यहाँ पे
कि यहाँ पे लिख दोगे आप लोग इंटीग्रेशन dt अपॉन e की पावर हाफ t, ये लिख सकते हो e की पावर हाफ t। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अरे भाई पूरे पे पावर हाफ है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, अब बात ये आती है कि इधर में t का फंक्शन है और लिमिट में वो नहीं लगा सकता यहाँ पे, क्योंकि जो लिमिट जो है 0 से π/3 वो थीटा की लिमिट है, तो आप उस लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से लिमिट चेंज कर लिया करो, लिमिट चेंज व्हेन, जब आपका थीटा 0 है, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री, देन टी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। और उसके लिए क्या करते हो, जो आपने यहाँ पे माना है, सपोज किया है, उससे चेंज करते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो थीटा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टी कितनी आएगी, सेक 0 देखो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो टी का मान आ जाएगा 1। व्हेन थीटा इक्वल टू कितना π/3, देन टी इक्वल टू कितना है बताओ। जब आप लोग यहाँ पे π/3 पुट करोगे, सेक π/3, तो सेक π/3 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया 1 से लेके 2। तो वो लिमिट जो थी थीटा की, उसको यहाँ से चेंज करके आपने टी की लिमिट में ले आए, तो ये आ जाएगा 1 से लेके 2। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से लेकर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाके माइनस में लिख सकते हो 1/2t और dt और 1 से लेके 2। अब आप ऊपर वाला भूल जाओ, आपको ये जो भी आंसर आएगा वही आएगा। लिमिट चेंज करने के बाद आप ऊपर वाले फंक्शन को भूल सकते हो, दोबारा आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इसी को जो भी आंसर आएगा वही कर लेंगे। तो e की पावर t का तो क्या होता है, e की पावर t होता है, और डिवाइड कैसे करते हो, t के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, -1/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 1 से लेके 2। तो यहाँ से देखो क्या होगा, -2 तो क्या जाएगा, ये -2 बचेगा, बाहर ले लिया आपने, और बचेगा e की पावर -1/2t, और यहाँ बचेगा 1 से लेके 2। तो पहले आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, -2 चल ही रहा है, तो e की पावर -1/2 इंटू 2, फिर माइनस का साइन लगाओ, e की पावर -1/2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा -2 e की पावर -1 और माइनस में e की पावर -1/2, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका ले सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई कर, 2 बाहर रहने दो, e की पावर -1/2 पहले और माइनस e की पावर -1 बाद में। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, e की पावर को 1/e की पावर +1/2 और माइनस के 1/e, और इसी को आप फाइनल आंसर में इस तरह लिख सकते हो 1/√e - 1/e। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह सोल्व करना होता है। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया आप लोगों ने और यहाँ तक कर लिया आपने। फिर थोड़ी लिमिट चेंज, ये वाली बात समझ में आई गई होगी आपको, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए मैंने इस चीज़ के, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं अब। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, हालांकि बायो वालों के लिए नहीं था, मैथ वालों के लिए था ओनली ये। तो फिर भी आपको बायो वाले भी क्या है, कंसेप्ट तो सबके लिए बराबर ही पढ़ा रहे हैं ना, दिमाग सबके पास बराबर ही है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट है आपके पास कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके एप्लीकेशन क्या है, किस काम आता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है इसमें एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्या है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व।
तो कर्व से जो एरिया आता है कर्व के अंदर, उसका कितना एरिया होगा, कैसे फाइंड करते हैं वो निकालते हैं। मान लेते हैं एक कर्व दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स इज गिवन, ठीक है। लेट एक कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज गिवन। लेट ए कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज गिवन। ये मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे कि कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू ए कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज गिवन। तो इस कर्व का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्राफ होगा, बिल्कुल होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है आपका, और आपको यहां से x इक्वल्स टू ए से और x इक्वल्स टू बी तक, x इक्वल्स टू बी तक आपको यहां पे ये एरिया चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहां पे कि x डिस्टेंस पर एक dx मोटाई की स्ट्रिप लेते हैं, है ना। यहां से x डिस्टेंस है, यहां से ओरिजिन से x डिस्टेंस पर dx मोटाई की स्ट्रिप लेते हैं। तो ये जो मोटाई है इसकी कितनी है, वो dx। तो इसको हम जो है एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, तो वो लेते हैं हम। अब आपको पता है x इक्वल्स टू ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी आपकी, एफ ए, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू होगी। x इक्वल्स टू बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, एफ बी। देन x इक्वल्स टू एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपकी ये आने वाली है वो हो जाएगी y इक्वल्स टू एफ एक्स, बिल्कुल होगी भाई। x के लिए जो वैल्यू कितनी होगी, y होगी, नहीं होगी, किसके बराबर होगी, एफ एक्स के लिए होगी। तो यही करते हैं आप, यहाँ पे अज्यूम करते हैं एक स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx एट डिस्टेंस x, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, अज्यूम ए स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, अज्यूम ए स्मॉल स्ट्रिप। तो यहां क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एलिमेंट लेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो यहां पे अज्यूम ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx। तो यहां पे आप लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये आगे भी काम आएगा। अगर फिजिक्स में अच्छा क्वेश्चन करना है ना, तो आपको एलिमेंट लेना सिखाऊंगा मैं, कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट लिया जाता है। जो ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना होता है वो उसका एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आप देख ले यहाँ पे अभी कि हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर dx मोटाई का एक स्ट्रिप लिया, और x के करस्पॉन्डिंग इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगी, y के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू एफ एक्स होगी, ठीक है। तो अज्यूम है स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx एट डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पर करते हैं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट, इसको आप रेक्टेंगल मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, ठीक है। ये बहुत स्मॉल होता है, नहीं तो प्रॉब्लम अगर स्मॉल नहीं है, मान लो आपने बड़ा ले लिया, तो बड़ा ले मान लो ऐसे ले लिया आप लोगों ने, तो ये वाला y होगा, तो ये वाला पार्ट जो है एरिया में नहीं आएगा। इसलिए छोटा से छोटा लेते हैं, जितना छोटा आप सोच सकते हो कि ये वाला जो यहाँ पे पार्ट बचने वाला है वो बचे ही नहीं बिल्कुल भी, तो बहुत छोटा लिया जाता है जितने आप सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, और जो डिस्टेंस एक्स पे, अगर इस एलिमेंट का एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जिसको हम ds से शो करेंगे। तो ये स्मॉल एलिमेंट क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ तो कितनी हो गई, एफ एक्स, और विड्थ कितनी हो गई, dx। तो लेंथ हो गई आपके पास एफ एक्स एंड विड्थ इज dx, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास, तो dA इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू dx। अगर अब मुझे बताओ, ये ऐसे एलिमेंट अकेला होगा कि बहुत सारे होंगे, एक यहाँ पे होगा, इसके बगल में होगा, फिर इसके बगल में होगा, इसके बगल में होगा। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट बहुत सारे होंगे, करोड़ों एलिमेंट होंगे। तो उन सबके डीए छोटे छोटे से जो एरिया आ रहे हैं सबको जोड़ना है, और जोड़ने का काम कौन करता है, सांप।
सांप मतलब इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन करोगे। अगर आपको टोटल एरिया निकालना है बिटवीन ए एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो क्या लिखेंगे यहां पे, टोटल एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो क्या आ जाएगा यहां पे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे एफ एक्स डी एक्स। तो ये छोटे से एलिमेंट का था, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, उस सबका छोटा 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 जोड़ते जाओ तो एफ एक्स डी एक्स बहुत सारे बनेंगे। उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, वो मैंने पता था इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेट करने का काम करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जोड़ने का। तो यहां से आप एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक क्या कर दोगे, लिमिट पुट कर दोगे। तो यही आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो गया कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स इक्वल टू बी, है ना। तो ये बात लिख लो नोट डाल के। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कर्व हो जाएगा, सिंपल एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी जो है कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक।